ओके फाइन। सो जो मेन कंसर्न टॉपिक जो हमारा था दैट वाज द ओजोन डिप्लीशन। ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ओजोन डिप्लीशन असल में है क्या और इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो क्या निकलेंगे। दैट्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसी पे हम फोकस करेंगे। असल में ओजोन डिप्लीशन होता क्या है? जैसे हम जानते हैं कि जो ये स्ट्रेटोस्फीयर है इसी में ओजोन लेयर है। फिर मैंने बोला अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसे ओजोस्फीयर या गुड ओजोन कहते हैं, जिसमें गुड कंटेंट या गुड क्वांटिटी ऑफ O3 जो है ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल इस ओजोन का होता है। सो जब ये स्टार्ट हो जाए, इसकी जो वेथिंग स्टार्ट हो जाए, ये डिक्लाइन स्टार्ट हो जाए, इसकी जो थिन होता जा रहा है दिन ब दिन ये घटता जा रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, इसे हम कहते हैं डिप्लीशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओजोन डिप्लीशन कब हुआ था बिगिन। According to the studies, according to the different researchers and the different studies, the drop of the ozone starts in 1980. In the beginning of the 1980, it starts depleting. So first ozone hole जो discover हुआ था वो अंटार्कटिका में हुआ था। This important point कि first ozone hole जो discover हुआ था वो अंटार्कटिका में हुआ था। और कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इस ओजोन होल को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था फारमैन। फारमैन was the scientist who discovered the first ozone hole in Antarctica in 1985. It's a most important point. अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है फारमैन इट आल। इट ऑल होता क्या है? असल में इट्स अ साइंटिफिक टर्म। इट ऑल होता है ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और कोवर्कर्स। जिन साइंटिस्ट ने इनके साथ काम किया, इसके साथ काम किया, तो उसके लिए हम टर्म लिखते हैं यहाँ पे इट ऑल। इट ऑल मींस एसोसिएटेड वर्कर्स और एसोसिएटेड साइंटिस्ट्स जिन्होंने इस पे काम किया था। अब 2000 में क्या हुआ था? इन ईयर 2000 it extends up to 28.3 million square kilometers. अब ये जो ओजोन होल था जो 1980 में डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था, इसके बाद इसकी डिस्कवरी 1985 में स्टार्ट हुई और ये इसकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ गई कि 2000 में ये जो डिप्लीशन स्टार्ट हो गई थी अंटार्कटिका में, ये पहुंच गई 28.3 million square kilometers. It's not a joke. Here I mentioned. इसका मतलब यह है कि इसकी जो डिप्लीशन है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए तो एक दिन जरूर पूछेगा जब ये ओजोन लेयर जो है, ये जो शील्ड हमारा है, जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कितनी है हमारे लिए। अगर हमने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, अगर डिफरेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं किया, then the days are not so far, it would be no more और यहाँ पे जीना और यहाँ पे जो बायोलॉजिकल लाइफ है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो मैंने बोला था कि ये ड्रॉप स्टार्ट कब हो गया, इसकी डिक्लाइनिंग कब हुई, कौन से साइंटिस्ट से जिनने पहले ओजोन होल डिस्कवर किया। और ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा कि जो पहला ओजोन होल है कब देखा गया और किस साइंटिस्ट ने देखा और कहां देखा गया था। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किया है। आई होप कि आप इसको अच्छे से देखोगे और इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठाओगे सो दैट ये आपको बेनिफिट देगा, जरूर देगा बेनिफिट आपको। फिर अब ये जो डिप्लीशन है, ये इसकी थिकनिंग जो हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको, यहां पे मैंने बनाया है स्ट्रेटोस्फीयर में, इट इज ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी थिकनिंग इतनी जो है, यहां से लेके यहां तक समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब दिन ब दिन क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, इस ओजोन लेयर, इस प्रेशर लेयर के साथ ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज है वो किस तरह से इसको इफेक्ट करती है और बुरी तरह से इफेक्ट करती है, वही
हमारा असल में टॉपिक है, और वो अभी मैं बोलूंगा कौन से केमिकल्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो मैं पहले समझाऊंगा कि डिप्लीशन होता क्या है। ओजोन लेयर फॉर एग्जांपल ये यहां से यहां तक एक लेयर है। अब अगर ये फॉर एग्जांपल हियर इट इज, अब मैं समझाऊंगा आपको कि ये जो है इतनी लेयर है जो ये थिक होती जा रही है, थिक होती जा रही है, दिन ब दिन ये कम होती जा रही है। पहले फॉर एग्जांपल ये यहां से यहां तक थी, अब ये जो थिक हो गई है और दिन ब दिन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और इसी को कहते हैं डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन। अब जब ये ओजोन डिप्लीशन हो जाएगी तो क्या है, ये जो यूवी रेडिएशंस हैं ये आराम से इसे पास हो सकते हैं, फिर ये अर्थ पर पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ पे जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। और कौन कौन से डिस्ट्रक्शंस हैं वो हमने डिस्कस किया है कि अगर ये यूवी रेडिएशंस पास हो गए, अगर इन्होंने इसको ये जो इसको फिल्टर करता है ओजोन लेयर, यूवी रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशंस को जो फिल्टर करता है, अगर ये इसे पास होगी तो कौन से इफेक्ट्स होंगे वो हमने इसके पार्ट फर्स्ट में अच्छे से डिस्कस किया है। ओके, अब ये डिप्लीशन हमने समझा कि ये थिकनिंग होती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किन से होती है, द क्वेश्चन अराइजेस हियर, वो कौन से केमिकल्स हैं जिनसे ये ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है, राइट। अब chemical substance like CFCs, chlorofluorocarbons, right? Chlorofluorocarbons, hydrochlorofluorocarbons, brominated chlorofluorocarbons या CFCl2 या methyl nitrous oxide, ये chemical substance होते हैं जो इसको डिप्यूट करते हैं। और यहां पे मैंने एक केमिकल सब्सटेंस की CCl2 की रिएक्शन आपके सामने बोर्ड पे ड्रॉ की है, आप फुली कंसंट्रेट करोगे, फुली इसको ग्रास्प करोगे। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि असल में मैकेनिज्म क्या होता है कि किस तरह से ओजोन लेयर जो है इसकी डिप्लीशन होती है। तो हमने कहा कि जो केमिकल सब्सटेंस है ये इसके लिए रिस्पांसिबल है जिससे इसकी डिप्लीशन होती है। और मैंने केमिकल सब्सटेंस का नाम भी बोला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ब्रोमिनेटेड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड CCl2F2 की रिएक्शन देखेंगे। यहां पे जो CCl2F2 है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें कार्बन कंटेंट होता है, इसमें क्लोरीन होता है और इसमें क्लोरीन होता है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशंस क्या होता है, ये क्लोरीन जब रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशंस, तो ये क्लोरीन एटम जो है ये एक्टिव क्लोरीन एटम भी बाहर निकलता है इससे। अब यहां पे ये जो क्लोरीन एटम है ये ओजोन के साथ मिलता है, ये बड़ा ही रिएक्टिव होता है। क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव एंड इट्स एक्टिव क्लोरीन, और ये ओजोन के साथ मिलके देखिए यहां पे ये वो सेकंड पोर्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ओजोन को इसने डिकम्पोज किया, देखिए यहां पे हियर इज द रिएक्शन, जिससे हमें साफ पता चलता है कि किस तरह से ओजोन लेयर को खत्म कर देता है, इसको डिकम्पोज करता है। तो इसके बाद हम देखेंगे ये जो एक्टिव ये है, एक्टिव क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव जो होता है, क्लोरीन एटम जो है, ये आपकी रिएक्शन है कि कितने फिर इस रिएक्शन में से एट द एंड कितने क्लोरीन एटम निकलते हैं, 4 क्लोरीन एटम निकलते हैं। और ये एक्टिव क्लोरीन है, अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च, when chlorine atom can destroy 1 lakh ozone molecules। मैं फिर से बोलूंगा कि एक्टिव क्लोरीन जो है, ये एक्टिव क्लोरीन 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये रिएक्शन 100 इयर्स तक कंटिन्यू रहती है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि क्लोरीन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो क्लोरीन निकलता है, एक्टिव क्लोरीन होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो ये कितना खतरनाक है इस ओजोन लेयर के लिए। और ये ओजोन लेयर के 1
लाख मॉलिक्यूल्स को खत्म कर देता है और ये रिएक्शन 100 साल तक कंटिन्यू रह सकती है। फॉर यू कैन इंफॉर्मेशन, सो यू कैन अंडरस्टैंड द enormity of the task, you can realize how toxic these chemical substances are for the ozone layer. ओके, अब तो यहां पे हमने समझा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है ये किस तरह से, इस रिएक्शन से हमें समझ आया कि किस तरह से डिप्यूट करते हैं, ओजोन लेयर की थिकनिंग किस तरह से करते हैं और किस तरह से ओजोन को इफेक्ट करता है। इस रिएक्शन से हमें पता चलता है किस तरह से इफेक्ट करता है इस ओजोन गैस को यहाँ पे, और यहाँ से निकलता है। और मैंने इसको इसलिए की क्योंकि एक्टिव क्लोरीन होता है और फिर यही इसको डिस्ट्रॉय करता है। अब ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये निकलते कहां से है? हियर इट इज। इसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इसका सोर्स केमिकल सब्सटेंसेस, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, कूलेंट्स, एयरसॉल स्प्रे एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये वो चीजें हैं जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं और फिर ये क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में, कौन सी रिएक्शन होते हैं, किस तरह से तबाही करते हैं इस स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं बल्कि हर लाइफ जो जितनी भी लाइफ है यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हो जाएगी इसे। सो हम कहेंगे कि मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन, इन नटशेल वी कैन से by different human activities, and in nutshell modernization, by modernization these chemical substances are released into the atmosphere called as chlorofluorocarbons, and they are wholly and solely responsible for ozone layer depletion. And this topic is very important for examination point of view, and I hope you will learn it yourself as well. For any suggestion or for any query, you can comment. You can pause the comment in the comment box. And अगर किसी भी स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होगी, especially for the Little Birds Public School button, तो he can drop the comments and जितने भी instructions को दी गई है वो accordingly react करे, respond करे, and have a nice day and good luck for rest of your life. Thank you so much for the